हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इरावर्ड के यूट्यूब चैनल में। संस्था से जुड़ने के लिए यूपीपीएससी से संबंधित किसी भी टेस्ट सीरीज की जानकारी के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम जो 15 मई 2022 को पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन का पेपर हुआ था, यह चूंकि 15 मई को हुआ है, यूपीपीएससी के द्वारा लिया गया है, इसलिए हमारे 12 जून की जो परीक्षा है पीसीएस की, उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे, क्योंकि हमें वो 12 जून में कुछ गाइड कर सकते हैं। इसके साथ इसमें जो क्वेश्चन आए हैं, हम देख रहे हैं कि जो हम पीवाईक्यू कर रहे हैं यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवीजन कर रहे हैं और करंट अफेयर कर रहे हैं, उसमें पिछले एक हफ्तों के ही वीडियो में लगभग 12 से 15 क्वेश्चन आ गए हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल है। तो अपनी तैयारी को सही दिशा में हम चल रहे हैं, दे रहे हैं। इस चीज को देखने के लिए भी ये महत्वपूर्ण पेपर होगा और उसके साथ ही हमें अपनी कमियों को दूर करने के लिए भी एक गाइड देगा। इसलिए आइए देखते हैं कि 15 तारीख को जो पेपर पर 15 मई को हुआ है यूपीपीएससी ने, उसमें कैसे क्वेश्चन दिए हैं, कैसे यूपीपीएससी का ट्रेंड बदल रहा है, आइए देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक एका आंदोलन, हम देखिए जो ऐतिहासिक आंदोलन है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है उस पे फोकस किया गया है, उसका नेतृत्व तो किसने किया था? तो मदारी पासी ने किया था। मदारी पासी ने इसका नेतृत्व किया था एका आंदोलन का। और एका आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तो यह हरदोई के किसानों के द्वारा किया गया था। हाँ, ये भी है कि ये जो आंसर है वो कमीशन के द्वारा दिए गए ही आंसर होंगे और जिसमें हम उसे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो है कि निम्नलिखित में से एक पठार भारत का खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। तो भारत की जो खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है वह छोटा नागपुर का पठार। हम जानते हैं कि अधिकतम मिनरल्स मिलते हैं छोटा नागपुर के पठार में, इसीलिए भारत की खनिज हृदय भूमि के रूप में जाना जाता है। और जो छोटा नागपुर का पठार है वह पूर्वी भारत में स्थित झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग इसी पठार पर स्थित है। इसी पठार किसमें? छोटा नागपुर के पठार में। तो इसका विस्तार क्षेत्र देखा हमने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? उत्तर मध्य का सांस्कृतिक केंद्र, तो नॉर्थ का जो हमारा कल्चरल सेंटर है, नॉर्थ सेंटर जो उनका, वह कहाँ पर है? तो प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पे? प्रयागराज में स्थित है। निम्नलिखित को क्या करना है? हमें देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो यहाँ हम देखते हैं कि दिए गए कथन में जो है गेहूं की प्रजाति शेखर है, अलसी की प्रजाति नीलम होती है, चना की राधे प्रजाति होती है, लेकिन अपर्णा जो है, अपर्णा आलू की प्रजाति ना होकर अपर्णा मटर की प्रजाति है, इसीलिए हमारा डी वाला आंसर हो जाता है। अच्छा, आलू की कौन सी प्रजाति है? तो आलू की कुकरी बादशाह, सूर्या, पुष्कर, पुखराज और सतलुज, ये सभी प्रजातियां आलू की हैं। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, इसलिए प्रजातियों से संबंधित भी हमें जानकारी रखनी पड़ती है। निम्न क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एंट्री का कोड दिया हुआ है, फिर स्टडी का दिया हुआ है, तो फिर हमें इसका NEA, TNEE, SS का कोड बताना है। इसका जो आंसर होगा वह डी हो जाएगा। निम्नलिखित में देखना है कौन सी सुमेलित नहीं है। इसके साथ हम देखते हैं कि जो मिलन है वो भारत और बांग्लादेश के बीच, धर्म गार्जियन जो है भारत और जापान के बीच हुआ था। लेकिन और जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं उसको हम देख लेते हैं कि मिलन एक्सरसाइज भारत और बांग्लादेश के बीच नहीं हुआ था। मिलन एक्सरसाइज एक बहु युद्ध नौसैन्य अभ्यास था, बहुपक्षीय था। बहुपक्षीय इसमें कौन कौन शामिल था? तो भारतीय नौसेना के अलावा इसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड की नौसेना ने भाग लिया था। थाईलैंड की नौसेना। अगर ईस्टर्न ब्रिज की बात किया जाए, ईस्टर्न ब्रिज की, तो यह भारत और ईरान के बीच नहीं हुआ था, यह भारतीय वायुसेना का था, जिसमें रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान यानी ओमान की सेना और भारत की वायुसेना ने भाग लिया था। और यह राजस्थान के जोधपुर में संपन्न हुआ था, ईस्टर्न ब्रिज 6। अब कोबरा वॉरियर के बारे में देख लेते हैं।
तो कोबरा वॉरियर जो यहाँ चाइना लिखा है यह सही नहीं है। कोबरा वॉरियर भारत और यूके के मध्य हुआ था, भारत और यूके के मध्य हुआ था। ये क्वेश्चन हमने करंट अफेयर की टॉपिक वाइज जो श्रृंखला हुई है उसमें भी चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सूचना का मिलान कीजिए, कौन किससे संबंधित है। तो देखते हैं कि सहकारी जो कृत्रिम संबंध है, सहकारिता का संबंध सहकारी कृत्रिम मधुरता से संबंधित रखता है। अगर सोडियम बेंजोएट की करें तो यह परिरक्षक यानी पदार्थों को रक्षित करता है, इसे परिरक्षक का काम है। कैरोटीन की बात करें तो ये खाद्य का रंग होता है, जो कैरोटीन के कारण खाद्य पदार्थों में रंग आता है। और लैसोप्राइजोले की बात की जाए तो प्रति अम्ल है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कौन सा उत्तर प्रदेश के एक प्रख्यात पद्मश्री व्यक्तित्व नहीं है। यह क्वेश्चन बहुत ही गहराई से पूछा गया है कि कौन सा एक तो यूपी से संबंधित है। आजकल परंपरा रही है कि कुछ गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रश्न में देखिए कि पद्मश्री नहीं है, जबकि हमारी महादेवी वर्मा, जैसा कि हम जानते हैं कि महादेवी वर्मा एक कवित्री हैं, इन्हें पद्म विभूषण और पद्म विभूषण और पद्म भूषण दोनों ही दिया गया है, लेकिन इन्हें पद्मश्री नहीं दिया गया है। इसीलिए आंसर हमारा महादेवी वर्मा होगा, जबकि भारत भूषण, बेगम अख्तर और मालिनी अवस्थी को पद्मश्री प्राइज दिया गया है। कुछ इनकी साहित्य की भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो 1943 में इन्हें महादेवी वर्मा को मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 1952 में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य मनोनीत की गई थी। फिर 1956 में भारत सरकार ने उनकी साहित्यिक सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण दिया था। क्या दिया था, पद्म भूषण। और मरणोपरांत इन्हें 1988 में इन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया था, इसलिए हम कह सकते हैं कि पद्मश्री इन्हें नहीं दिया गया था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है कि 15 मीटर 17 मीटर लंबा और 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़े कमरे फर्श पर कम से कम कितनी समान वर्गाकार टाइलें लगेगी, तो 814 लगेंगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक है। तो आर्थिक वृद्धि जो हम चालू कीमतों पर नापते हैं और स्थिर कीमतों पर, तो स्थिर कीमतों पर जो जीडीपी नापी जाती है वही होता है हमारे आर्थिक वृद्धि का अच्छा सूचक माना जाता है। क्वेश्चन में फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, इसका आंसर 444 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारा यूपी से रिलेटेड होता है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा। तो स्कूटर इंडिया लिमिटेड जो है वह लखनऊ से है। मॉडर्न बेकरी हम जानते हैं कानपुर में स्थित है, लेकिन सीमेंट कारखाना बरेली में न होकर रायबरेली में है। कहाँ पे है, तो यह रायबरेली से संबंधित है, न कि बरेली। और रायबरेली में हमारे सीमेंट के कारखाने हैं। इसके साथ ही चूंकि इंडस्ट्री से भी लखनऊ संबंधित क्वेश्चन आते रहे हैं, तो आपको इसकी लिस्टिंग दी जा रही है। जैसे चीनी की 109 मिलें हैं और भारत का लगभग 30% चीनी उत्तर प्रदेश में होता है, यह भी महत्वपूर्ण है। ऊन से रिलेटेड भी देख सकते हैं कि मिलों की संख्या 8 है। इसमें सूती वस्त्र दिया सलाई से संबंधित कौन से राज्य हैं, यह भी देख लीजिए। तो बरेली दिया सलाई संबंधित, इसके अतिरिक्त जो है सहारनपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ छावनी और दारमपुर में भी दिया सलाई के उद्योग कारखाने स्थित हैं। नेक्स्ट हमारे ये इसी प्रकार से जो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग है उनकी लिस्टिंग दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए कि कौन सा जैव विविधता संरक्षण हेतु बाह्य संरक्षण विधि यानी XC2 की बात कर रहा है, XC2 की। अगर वैसे देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर कुछ गलत दिया है कमीशन के द्वारा, क्योंकि यहाँ अगर उपरोक्त में कोई नहीं की जगह अगर उपरोक्त में सभी होता। क्यों, क्योंकि बीज संग्रहण, जीन बैंक और उत्तक संवर्धन ये सभी XC2 की विधि हैं, इसलिए उपरोक्त में सभी होना था, लेकिन कमीशन ने इसका आंसर बीज संग्रहण दिया है, जिसे आप देख सकते हैं। तो आइए कुछ चर्चा कर ले कि इन C2 में कौन से हैं और XC2 में कौन से हैं। हम जानते हैं कि जो जैव विविधता के संरक्षण की विधि होती है वह 2 विधियां होती हैं।
दो विधियां कौन सी होती है? एक होती है इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू मतलब इसके अंतर्गत जीव जातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण प्रदान किया जाता है, और मतलब वहीं पे उनके प्राकृतिक आवास पे, तो वो इन सीटू होता है। जब वो वहां जहां रहते हैं वहीं संरक्षित किया जाए तो इन सीटू है। इन सीटू में हमारे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैव मंडल, पवित्र उपवन, झीलें और समुदाय एवं संरक्षण आते हैं। लेकिन एक्स-सीटू क्या होता है? जब उन्हें स्थानों से एक्स-सीटू संरक्षण जीवों की जाती है। इसके अंतर्गत पादप व जंतुओं को, एक बार पूछा था पादप शामिल है कि जंतु, इसलिए ये भी ध्यान देना कि पादप या जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास से अलग विशेष स्थान पर सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाए तो उसे क्या कहते हैं हम? एक्स-सीटू यानी कि बाह्य स्थानिक संरक्षण यानी एक्स-सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है। इसमें कौन से शामिल है? तो चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, जीन बैंक, बीज बैंक और निम्न तापीय संरक्षण, उतक संवर्धन और क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सभी किसमें आते हैं? तो एक्स-सीटू पे। और हम देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था वो भी इसी से संबंधित था। उसके ऑप्शन देखिए, बीज संग्रहण, जीन बैंक और उतक संवर्धन, ये सारे हमें किस में आते हैं? जीन बैंक, उतक संरक्षण, सब हमारे किस में आ रहे हैं? तो एक्स-सीटू पे आते हैं, इसलिए उसका कमीशन ने आंसर क्या दिया? बीज संग्रहण। नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखिए, हम PYQ करते करते नहीं कुछ तो 3 बार हमने इसकी चर्चा कर ली है कि केवल 5 PYQ हुआ है जिसमें 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि वन्य जीव संरक्षण 1962 का है, पर्यावरण संरक्षण 1986 का है, वन संरक्षण अधिनियम जानते हैं कि 80 का है, लेकिन जैव विविधता संरक्षण अधिनियम हमारा 2002 का है, न कि 20 का है। ये भी हमारे PYQ में आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा कांच का प्रकार पराबैंगनी किरणों को काटता है? ये भी हमने PYQ में कर लिया है कि क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच क्या होता है? यह ऐसा होता है जो पराबैंगनी किरणों को काटता है, क्रुक्स कांच। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष को अपने पति से परिचय कराते हुए एक स्त्री से कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। स्त्री को किस प्रकार उस पुरुष से संबंधित है? तो बहन के रूप में संबंधित है। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा भारत के पहले क्लाइमेट चैंपियन के रूप में, भारत के पहले क्लाइमेट चैंपियन प्रजक्ता कोली, हमने बताया था कि ये यूट्यूबर है, जो हमने प्राइज वाली टॉपिक वाइज चर्चा की है, उसमें ये क्वेश्चन आया है कि हमारी प्रवक्ता कोली जो है उन्हें यूएनडीपी ने क्या घोषित किया है? उन्हें यूएनडीपी ने पहला क्लाइमेट चैंपियन के रूप में चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, इसलिए ये जरूरी है कि हम जो भी करंट अफेयर श्रृंखला या PYQ हो रहे हैं उसको ध्यान से देखा जाए, क्योंकि क्वेश्चन उसमें से बहुत आ रहे हैं। 2021 में देखिए गूगल के इम्पैक्ट चैलेंजर में भी शामिल हुई थी। कौन? यही प्रवक्ता कोली, इसलिए महत्वपूर्ण है। एक घड़ी को 1260 बेचने पर लाभ प्रतिशत उतना ही होता है जितना घड़ी को 840 रुपए बेचने पर हानि होती है। घड़ी का मूल्य क्या है? तो घड़ी का मूल्य 1050 होता है। निम्नलिखित घटनाओं को क्या करना है? हमें कालक्रम के अनुसार लगाना है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाते हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट हम जानते हैं कि 5 मार्च 1931 में हुआ था। कब? तो 1931 में क्या हुआ? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। मार्ले मिंटो की बात करें तो मार्ले मिंटो एक्ट 1909 का है, और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की बात की जाए तो 1919 का है, और होम रूल लीग की स्थापना अगर हम देखें तो 1916 में किया गया था। होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग 1916 में हुआ था, किसी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। इसलिए हम देख सकते हैं कि हमारा मार्ले मिंटो एक्ट सबसे पहले आया था, फिर 1916 का होम रूल लीग आंदोलन आया था, उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, और उसके बाद हमारे पास गांधी इरविन एक्ट, यानी हमारा आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट हमारे पास है कि सही सुमेलित नहीं है। सही, मुरादाबाद में पीतल काम जानते हैं, बरेली फर्नीचर के लिए, सहारनपुर कागज उद्योग है, लेकिन
कालीन के लिए भदोही है, ना कि प्रतापगढ़, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है जिसकी चर्चा हम लोगों ने बजट वाले अपने सीरीज में की थी करंट अफेयर की। तो देखिए कि सहकारी समितियों के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में वैकल्पिक न्यूनतम कर की दर कितनी निर्धारित की गई है। क्योंकि ये चर्चा में रहा था, इसलिए बजट वाले में हमने इसी चर्चा किया था कि सरकारी समितियों का जो वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान 18.5 से घटाकर 15% कर दिया गया था। ये उसी का स्क्रीनशॉट है कि 18.5 से घटाकर 15% किया गया था। इसके साथ ये भी जान लें कि उन सहकारी समितियों कंपनियों के लिए समान अवसर उपलब्ध होंगे। इसमें सहकारी समितियों के लिए अधिभार यानी सेस की मौजूदा दर को 12% से घटाकर 7% किया गया था। क्या पता हमें नेक्स्ट टर्म में ये पूछा जाए कि कितने प्रतिशत किया है, तो 12% से घटाकर 7% किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है कि यदि x माइनस वाई इक्वल टू 1 तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy का मान क्या होगा, तो 1 होगा। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में अंतर संबंधित जटिल तंत्र को क्या कहते हैं। हम जानते हैं जब खाद्य श्रृंखला जो है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह केवल एक ही पहलू प्रस्तुत करता है, तो क्या होता है, एक दूसरे से जब वो एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा जुड़ जाते हैं तो वो खाद्य जाल हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में है। तो हम जानते हो रोपड़ पंजाब में है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, और हुल्लास हमारा कहाँ पर है, तो हुल्लास की बात करें तो हुल्लास हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है कि कौन सा, हाँ, निम्नलिखित सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो देखिए बीना मध्य प्रदेश में है तेल शोधन कारखाना, नूनमती क्या है असम में है, मनाली तमिलनाडु में है। लेकिन अगर वादीनार की बात करें तो वादीनार पंजाब में ना होकर कहाँ पर है, गुजरात में। गुजरात में वादीनार स्थित है। आइए कुछ देख लेते हैं। ये देखिए गुजरात के मैप में क्या है, वादीनार स्थित है। अब चूंकि तेल शोधन कारखानों के बारे में पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम जान लें कि भारत में मुख्य रूप से तेल आयात किया जाता है। जब तेल देश में आयात किया जाता है तब उस तेल को परिष्कृत किया जाता है। उसके लिए देश में अनेक तेल परिष्कृत शालाएं हैं, इनकी संख्या क्या है, 12 है, जिनमें 17 सार्वजनिक क्षेत्र की। तो क्या है, 17 जो है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है, और 2 संयुक्त सेक्टर और 3 निजी क्षेत्र है। तो हम यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र को आपकी लिस्ट दे दी गई है। आइए देखते हैं कि 2 संयुक्त क्षेत्र कौन से और निजी क्षेत्र के कौन से हैं। तो अगर संयुक्त सेक्टर की बात करें कि 2 संयुक्त सेक्टर कौन कौन से हैं, तो संयुक्त सेक्टर हमारे हैं ये बीना संयुक्त क्षेत्र। बीना का जो है वो भारत और ओमान के बीच रिफाइनरी लिमिटेड है। और भटिंडा का भी अगर हम देखते हैं तो ये क्या है, संयुक्त वो भटिंडा है, और निजी क्षेत्र जो हमारा संयुक्त क्षेत्र का है, बीना और भटिंडा। अगर निजी क्षेत्र की बात करें तो हमने देखा कि 3 क्या है, निजी क्षेत्र के हैं। तो 3 निजी क्षेत्र में कौन, सेज जामनगर का है जो रिलायंस इंडस्ट्री का है, वादीनार एस्सार ऑयल का है, और पारादीप में जो है पारादीप इंडियन ऑयल का, वो उड़ीसा पारादीप का है। तो वादीनार, सेज और पारादीप ये सभी क्या है, निजी क्षेत्र की रिफाइनरी सेक्टर है। नेक्स्ट हमारे पास है जिसे मैच कराना है। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत गहराई से पूछा गया है कि जो साहित्य अकेदमी प्राइज दिया गया है वह साहित्य अकेदमी प्राइज किस भाषा के लिए किसे दिया गया, इसलिए करंट को थोड़ा गहराई से पढ़ने की जरूरत हो जाती है कि किस भाषा के लिए। तो हमारे जो राजा राही को डोगरी भाषा के लिए दिया गया है। राजा राही किसके लिए, तो ये लिस्टिंग में ही हम पूरा देख लेते हैं। देखिए राजा राही को डोगरी के लिए दिया गया है, नामिता गोखले को अंग्रेजी के लिए, और दया प्रकाश को हिंदी के लिए। यही हमारे जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया। और जो किरण गुरव है उन्हें मराठी के लिए दिया गया है, किरण गुरव को मराठी के लिए। तो आप देख सकते हैं दया प्रकाश, किरण गौरव, यही 4 नाम हमसे पूछा गया। तो राजा राही को डोगरी के लिए दिया गया है, राजा राही, और नमिता गोखले को अंग्रेजी के लिए। इस प्रकार जो हमारा आंसर होगा वह डी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लागू की गई थी? तो वो यह 13 जनवरी 2016 को लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना किस जिले में की गई है? तो फ्रांस के सहयोग से एक सौर ऊर्जा की जो यूपी में स्थापना की गई है वह मिर्जापुर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुच्छेद उपबंध करता है कि मत बराबर होने की दिशा में अध्यक्ष के साथ एक निर्णायक मत होगा उसका प्रयोग करेगा? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा निर्णायक मत का प्रयोग करेगा। ऐसी सूचना हमें आर्टिकल 100 में मिलती है। किसमें? आर्टिकल 100 में। 99 में अगर देखें तो जो हमारा आर्टिकल 99 है उसमें संसद के प्रत्येक सदस्य को क्या है, शपथ और प्रतिज्ञा से संबंधित है। 101 की बात की जाए तो कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा। जो व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है उसे एक या दूसरे सदन के स्थान को रिक्त करने के लिए संसद विधि द्वारा क्या करेगी, उपबंध करेगी। तो 101 क्या है, स्थानों को रिक्त करने से संबंधित है। और अनुच्छेद 102 की बात करें तो सदस्यता की निर्हता है, यानी कि योग्यता को बताता है। कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुना जाने के लिए और सदस्य होने की क्या रखे, योग्यता रखे। नेक्स्ट हमारे पास है 6 वर्ष पहले 5 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी और एक नए लड़के को अब शामिल होने से उसकी वर्तमान आयु 16 वर्ष हो जाती है। नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? तो 21 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं, बी सी उसी काम को 20 दिन में, सी और ए उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो 16 दिन में करेंगे। नेक्स्ट बीमा कंपनियों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 49% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत का प्रस्ताव है? तो 74% का प्रस्ताव है। यह भी हमने जब बजट वाली जो सीरीज है उसमें चर्चा की है कि 49 से बढ़ाकर कितनी की गई है? तो 74 कर दी गई है। उसके बाद भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन कार्य योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? ये PYQ में कई बार आ चुका है कि 2008 में की गई है। अच्छा, 2008 में जो जलवायु परिवर्तन कार्य योजना किया गया है उसमें 8 मिशन रखे गए हैं। क्या पता अब ये पूछे जाए तो हम देख लेते हैं वो 8 मिशन कौन से हैं जो जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में रखे गए हैं। तो राष्ट्रीय सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन और जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। ये 8 मिशन को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम निम्नलिखित में सूची को मिलाना है कि सूची मिलान करिए कि उत्पादन और उसके स्रोत कौन किससे रिलेटेड है। तो हम जानते हैं कि जो अफीम होता है वह फल से रिलेटेड होता है, हींग हमारा जड़ से रिलेटेड होता है, नक्ष भूमिका की बात करें तो यह बीज होता है और कुनैन छाल होता है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वह सी हो जाएगा। अच्छा, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया? ये क्वेश्चन बहुत गहराई से पूछा गया है, लेकिन इरावट की करंट सीरीज में ये हर बार चर्चा किया गया है। तो उत्तर प्रदेश जो रोजगार अभियान है वह 26 जून 2020 को प्रारंभ किया गया था। कब? 26 जून 2020 को प्रारंभ किया गया है। तो ये देखिए जो वो घोषणा पत्र थी उसमें कैसे एक छोटी सी डेट भी दी गई है कि ये देखिए कि 26 जून 2020 को क्या हुआ, प्रारंभ किया गया है आत्मनिर्भर रोजगार अभियान का उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसमें कुछ और भी तथ्य हैं कि यह कब आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसमें क्या है, 1.25 करोड़ कामगारों को विभिन्न परियोजनाओं में नियोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि बाफ्टा प्राइज के बारे में है। बाफ्टा प्राइज की इसकी भी चर्चा हम लोगों ने करंट में जो प्राइज वाला है उसमें किया था कि बाफ्टा प्राइज 2022 किसे प्रदान किया? तो विल स्मिथ को प्रदान किया गया है। बाफ्टा प्राइज सर्वश्रेष्ठ फिल्म द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? जेन कैंपियन द पावर ऑफ डॉग के लिए उन्हें ही दिया गया। और देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? विल स्मिथ है, विल स्मिथ, किंग रिचर्ड। और भूमि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? जोआना स्कैनाला को और ऑक्टर लव के लिए उन्हें दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है कि मिलाना है कि पूर्व मध्यकालीन स्थल है और उनकी वर्तमान स्थिति।
तो पूर्व मध्यकालीन स्थल में देखें तो कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, तो इसकी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन जो कमीशन ने आंसर दिया है वह राधा पश्चिमी भारत को दिया है। निम्न में से संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून लाया गया। हम जानते हैं 52वां 52वां संविधान संशोधन दल बदल से रिलेटेड था, और 52वीं संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची में लोकप्रिय दल विरोधी कानून कहा गया, और 1985 में इसे शामिल किया गया था। तो दल बदल विरोधी कानून 52वां अमेंडमेंट था, जो कब आया था? 1985 में आया था। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है वह कौन सी है? रिहंद परियोजना है। अच्छा, रक्त में यूरिया और यूरिक एसिड जैसे अवशिष्ट उत्पादों को छानने के लिए कौन सा अंग प्रयोग होता है? तो हम जानते हैं जो अवशिष्टों को छानता है वह किडनी होता है। कौन सा होता है? किडनी होता है जो अवशिष्टों को क्या करता है? छानता है। इस प्रकार जो कमीशन में 40 क्वेश्चन आए थे उसकी चर्चा की, और हमने देखा कि PYQ और करंट अफेयर की जो श्रृंखला चल रही है उसमें महत्वपूर्ण कवर था, और बजट का जो हमारा सेशन हुआ था उससे 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे, जो इस बात का प्रतीक है कि हम लोग सही दिशा में चल रहे हैं, और उम्मीद करते हैं आपके लिए लाए गए करंट अफेयर या PYQ के टॉपिक इतने ही इंपॉर्टेंट होंगे जिससे हम 12 जून को कुछ कंफर्टेबल महसूस कर सकेंगे। तो आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि ये 15 मई को हुआ था, जो हमारी 12 जून के लिए सहायक हो सकता है। धन्यवाद।